नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर एक नए वीडियो को लेकर के। महिला आंचल का ही ये दूसरा वीडियो है। मैं इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें महिला आंचल के महत्वपूर्ण वक्तव्य को उसमें शामिल किया गया था। इस वीडियो में भी महिला आंचल के ही महत्वपूर्ण वक्तव्य को लिया गया है, जिसमें से 9 या 10 वक्तव्य होंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएँ बनी रहती है। और ख़ास तौर से ये वक्तव्य जो मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ या प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो अ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से एक परीक्षा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए। तो उसमें मेंशन किया गया है महिला आंचल को पढ़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो की जो परीक्षा होती है, वो परीक्षा थोड़ा सा और परीक्षाओं से जो अदर स्टेट में जो होती हैं उनसे अलग होती हैं। वो स्टेटमेंट उठाता है और बीच में एक पैराग्राफ उठा लिया, उस पैराग्राफ के 2-3 शब्द को वो गायब कर देता है और एक तरह से कहने की कहीं ना कहीं वो जो 4 ऑप्शन देता है उसी में से उनको रख देता है और फिर कहता है कि आप इसको भरें। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में कि वक्तव्य जो है जो 10-20 एक उपन्यास में 20 या 30 वक्तव्य जो भी महत्वपूर्ण हो, वो थाट के रूप में या किसी पात्र के द्वारा कहलाया जाता है या लेखक स्वयं कहता है, तो उनको जो है रेखांकित कर लें, याद कर लें, पढ़ लें 2 बार 3 बार, तो उस समय हमको रिकॉल हो जाता है और हम सही लगा करके आ जाते हैं परीक्षा में कि हाँ ये होगा। तो इसी को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया हूँ। आगे भी अभी बचे रहेंगे 2-4 और वक्तव्य होंगे या 5 वक्तव्य, तो उसको अगली वीडियो में बना दूंगा। और इस तरह से महिला आंचल का जो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरी वीडियो जो है आप लोगों के सम्मुख हो जाएगी। और एक रिवीजन भी आप चाहें तो 20-25-30 मिनट में या 45 मिनट में पूरे महिला आंचल को इस दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से वक्तव्य हैं। ये पहला वक्तव्य है, एक महिला आंचल का पात्र है ज्योतिकी। तो ज्योतिकी जी बड़े खींचे रहते हैं, झुझला जाते हैं कभी कभी पत्नी पे, तो अपने मन में ये कहते हैं कि औरत को समझाना बड़ा कठिन काम है, जिद पकड़ेगी पकड़े रहेगी। दूसरा वक्तव्य कमली का है, अपने आप सोचती है कि गले में आला लटकाए, लटकाए होना चाहिए, लटके लिख गया है, खैर। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब, छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ, इतने दिन हो गए मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके, या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर, तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? तो ये कमली एक तरह से ताने बुनती है अपने मन में डॉक्टर के प्रति कि अगर यदि डॉक्टर मुझे देखने के लिए यहाँ पे आएगा, मेरी तबीयत, दरअसल कमली की तबीयत खराब रहती है, तो वो डॉक्टर हमेशा इसको देखने आता है। तो उस प्रक्रिया में ये स्टेटमेंट अपने को अपने मन में बुनती है उसको कहने के लिए। अगला चौथा वक्तव्य है, ये थोड़ा सा एक तरह से कहने की वैचारिकता इसमें ज़्यादा है ये चौथे वक्तव्य में। और ये ऐसा वक्तव्य है जहाँ पे पूरे उपन्यास को खोल के रख देता है एक पाठक के सामने, आलोचक के सामने, कि यह उपन्यास दरअसल वैचारिक स्तर पे कहाँ कहाँ किन किन लोगों से लड़ता है। तो इसमें एक पात्र है कामरेड सैनिक, और यह पात्र जो है सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर होता है, और वही एक जनसभा को संबोधित करता है, और उसी जनसभा में यह बताने की कोशिश करता है कि ये जो पार्टी है उसका उद्देश्य क्या है और इसमें शामिल होने से आप क्या देश को लाभ हो सकता है, लोगों का लाभ कैसे हो सकता है, उसी को अपने उद्देश्य को ये समझाता है। कि चौथा स्टेटमेंट यह है कि यह जो लाल झंडा है, ये सैनिक कहता है कि यह जो लाल झंडा है जनता का झंडा है, इसकी लाली उगते हुए आफताब, मतलब सूर्य की लाली है, यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। तो कामरेड सैनिक बताता है कि इस झंडे का प्रतीक क्या है, ये किनके साथ ये झंडा खड़ा है, या यह एक तरह से ये जो पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, वह किन लोगों के लिए खड़ी है, किन लोगों के लिए बनी है,
ये उन्हीं दो लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, जिसमें नाम लिया ना कि गरीबों के लिए, महरूमों के लिए, जो अभागा आदमी है, जिस मजलूम, जिन पे अत्याचार हो रहा है, मजदूर, उनको, ये इन लोगों की अपनी पार्टी का को समर्पित करता है कि मेरी पार्टी का जो मोटो रहेगा आप लोगों के लिए ही है और किसी दूसरे के लिए नहीं है। दरअसल अब एक सवाल उठता है कि सोशलिस्ट पार्टी का अस्तित्व, ये सब सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में कब आई? तो सोशलिस्ट पार्टी जो अस्तित्व में आई है ये 1934 में आई है, और यह पार्टी जो है वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ती है गाँव में, उन्हीं लोगों के लिए समर्पित होती है। ये कांग्रेस के मंच से एक संयुक्त मोर्चे के रूप में खड़ी होती है। कई लोगों का अलग अलग एक समूह होता है, और वो लोग जो है इस विचारधारा में शामिल होते हैं, और उसको खड़ा करने के लिए खास तौर से पहले 1934 में दो लोग सामने आते हैं। वो पहला, ये दो लोग हैं, नेहरू और बोस। बाद में इसके जो है विचारधारा से और लोग प्रभावित होते हैं। उन प्रभावित लोगों में जो नाम आता है वो भारत के कम से कम राजनीतिक विचारधारा के रूप में बहुत बड़े आदमी थे। ये 4-5 लोग हैं जो का नाम है, एक तो जयप्रकाश नारायण, दूसरा फूलन प्रसाद वर्मा। ये दो लोग थे, खासतौर से बिहार में इसी समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी के नाम से पार्टी को खड़ा करते हैं, और कांग्रेस की जो नेहरूवन विचारधारा थी, जो रूस से प्रभावित थी, उसी विचारधारा को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और अपनी विचारधारा को उन लोगों में बांटते हैं, समझाते हैं और साथ खड़ा होने की बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या रहा? तो इसकी स्थापना के पीछे का कारण दो रहा। एक तो पहला कारण ये कि पूंजीवादी देश का 1929 में अपने मुंह के बगल गिर जाना। क्योंकि 1929 में जो तीसा की मंदी आई थी, उस मंदी ने पूंजीवादी देशों को उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को उसने पैदा किया, और बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया। तो वहीं दूसरी ओर जो सोवियत रूस था, एक तरह से उसे यूएसएसआर कहा जाता था, तो उसमें रूस टूटा नहीं था, 17 भाग में नहीं टूट पाया था, 17 देश नहीं बन पाए, जबकि वो 17 आज हम जब देखते हैं तो रूस खंडित रूप में हमको दिखाई देता है। तो उसमें तत्कालीन रूस इस जो तीसा की मंदी थी, उस तीसा की मंदी से बड़े आराम से निकल गया, और इस जब निकला तो उनकी उसकी तरफ पूरे विश्व की निगाह थी कि अरे इतनी बड़ी मंदी आई और यह कैसे असफल कैसे इस मंदी से उबर गया। तो भारत के लोग भी उस तरफ देखें, नेहरू को फॉलो करने वाले लोग देखें, और उस समाजवादी विचारधारा के, रूस की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, और लोग सोचे कि यह एक अच्छी विचारधारा है जिसे हम लोग भी अपने देश में लागू कर सकते हैं। तो ये दो कारण थे इसकी स्थापना के पीछे, समाजवादी विचारधारा के पीछे, कि एक तो पूंजीवादी देशों की खराब होती हुई स्थिति थी, दूसरा था कि यूएसएसआर की आर्थिक सफलता। रूस की जो सफलता थी, आर्थिक रूप से सफल हो गया 1929 में, वो सफलता आई और उसने समाजवादी पार्टी को भारत में प्रभावित किया। हाँ, और तीसरी बात ये थी कि 1930 से लेकर 35 के बीच में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो असफल हो गया, और वो असफलता भी कहीं न कहीं इस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाती है। और इस पार्टी से जुड़ने वाले जो लोग थे वो थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एक नाम बोल रहा हूँ वो शायद अशोक मेहता। ये इतने लोग थे जो इस विचारधारा को की तरफ आकर्षित हुए और इसको आगे बढ़ाने का अपना काम करते हैं। शर्त यही थी कि वो मंच था कांग्रेस पार्टी का, और इस पूरी समाजवादी पार्टी का नाम या सोशलिस्ट पार्टी का पूरा नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि जब ये पार्टी आती है अस्तित्व में, सोशलिस्ट पार्टी, तो उसकी दो थीम थी। थीम यह थी कि एक तो गांधीवादी जो नीति थी, जो समझौतावादी नीति थी गांधी की, और वो भी घोर समझौतावादी, उस नीति का विरोध करना। दूसरी बात ये थी कि ये समाजवादी विचारधारा के पूरे केंद्र में था कि गांधीवादी जो घोर अहिंसावादी विचारधारा है उसके विरोध के साथ साथ अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम सशस्त्र आंदोलन करने के पक्षधर में खड़े हैं। मतलब कि वो पार्टी ये कहती थी कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी कह देते हैं कि हम अहिंसावादी हैं और हम इसी के रास्ते पर चलेंगे। तो उस नीति का उन्होंने विरोध किया और कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम
अस्त्र शस्त्र उठाने के पक्षधर में भी हैं और हम उससे भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये मूलभूत अंदर था गांधीवादी विचारधारा और सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा को लेकर के, जो नेहरू उसके अग्रणी नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के। और आज़ादी के बाद यही सोशलिस्ट पार्टी टूटती है, कई भाग में टूटती है। और जो सबसे बड़ा सोशलिस्ट पार्टी का नाम जो होता है वो उसमें जयप्रकाश नारायण का सबसे बड़ा नाम होता है और लोहिया का नाम होता है। और ये लोग भी अपने को अलग करते हैं और पार्टी के एक पार्टी बनाते हैं, जो यही पार्टी सोशलिस्ट पार्टी थी। उसी सोशलिस्ट पार्टी को समाजवादी पार्टी के नाम देते हैं और जो पूरा नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें से कांग्रेस शब्द को निकाल देते हैं और केवल सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कांग्रेस के मंच से अलग होकर वो संयुक्त मोर्चा जो पहले बना था वो टूटता है और एक नई पार्टी के रूप में ये लोग अपने को इस्टेब्लिश करते हैं। और अच्छा, इनमें अंतर क्या होता है कि नेहरू की समाजवाद जो कांग्रेस का समाजवाद था और इन लोगों का जो नया समाजवाद होता है आज़ादी के बाद उस मंच से उठने के बाद, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो यूरोपीय लोकतंत्र था और जो यूरोप में नया समाजवाद था उससे अपने को जोड़ते हैं और अपनी भूमिका को समाज में सिद्ध करते हैं। आगे भी चलकर इस सोशलिस्ट पार्टी का 80 के दशक में कई खंड में टूटते हैं। बिहार में 2 पार्टियां बनती हैं और उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बनती है समाजवादी पार्टी के नाम पे, जो लोहिया की विचारधारा को लेकर के मुलायम सिंह यादव यहाँ पे स्थापित करते हैं। और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और ये लोग मिलकर के वहाँ पे समाजवादी धड़े के रूप में अलग होते हैं। खैर, ये बातें बड़ी दूर तक जाएंगी। मैं तो एक मोटे तौर पे हम समझा रहे थे। समझाने के पीछे कारण ये था कि महिला आंचल में हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गांधीवादी विचारधारा थी, जो जिसका ये लोग विरोध करते थे, अहिंसावाद उसकी, और जो ये समाजवादी विचारधारा थी, ये दोनों विचारधाराओं की पूरी टकराहट है पूरी महिला आंचल में। और इन्हीं 2 विचारों के टकराहट के आधार पे रेणु ने बहुत से ताने बुने हैं, सामाजिक ताने बाने को उन्होंने बुनते हुए चला है और ये दिखाते चला कि समस्या कहाँ कहाँ कैसी कैसी हैं। विचारधाराओं के बीच से भी वो कई तरह की समस्याओं को, पूरे देश की समस्या को इस महिला आंचल के बहाने रखते हैं। तो खैर, इसका जिक्र कभी और करेंगे। आगे चलते हैं। पाँचवा वक्तव्य कि स्वभाव से कड़ापन तो सुपुरुष का लक्षण है, ये लक्ष्मी कालीचरण के संदर्भ में कहती है। 6वां वक्तव्य, आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके, माया ने तुम्हें भी अंधा बना दिया, ये लक्ष्मी कहती है मठ के महंत को। अच्छा, इसी में जो छोटे छोटे कहानियाँ हैं, जो छोटे छोटे प्लॉट हैं, उस प्लॉट के माध्यम से भी बहुत सारी समस्याओं को रेणु ने रखा। जैसे लक्ष्मी का जो करेक्टर है वो मठ पे रहने वाली एक महिला है और उस महिला के माध्यम से कि जो मठों पर सामाजिक शोषण होता है, अत्याचार होता है, उस चीज़ को रेणु ने दिखाया है। खैर, आगे चलते हैं। 7वां वक्तव्य है कि दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी का देवता वास करता है, ये लेखक स्वयं कहता है, लेकिन परिप्रेक्ष्य जो रहता है वो प्रशांत रहता है। 8वां वक्तव्य है, लड़की जाति बिना दवा दारू के ही लड़की जाति बिना दवा दारू के ही ठीक हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर प्रशांत से कहता है, और इतना गरीब होता है कि वो दवा की लेने से पहले फीस पूछता है, दवा की फीस भी पूछता है कि वो कितनी की है, और यह जताने की कोशिश, अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश करता है, क्या हम इसके काबिल हैं कि नहीं, क्या हम दे पाएंगे पैसा। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बात होती है और पूरी स्त्री जाति को एक ही बार में इस एक लाइन के माध्यम से उनकी स्थिति के बारे में रख दिया जाता है। और समाज के पीछे की जो धारणा है वो धारणा भी कहीं ना कहीं हमारे सामने रखी जाती है कि वो दोयम दर्जे की पहले भी थी और आज भी है, और उसका हक जो होना चाहिए वो नहीं मिलता है। और किस तरह की स्थितियाँ हैं, ये स्टेटमेंट, ये लाइन पूरी अपने आप में बयान कर देती है कि वो उसको कम भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, है ना। घर में वो पहले भी पीछे खाती हैं, पूरा परिवार आगे खाना खा लेता है, तब बाद में अपने खाना खाती हैं, वो भूखी भी सोती हैं, है ना। वो हर तरह से कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं जितना हो सकता है उन महिलाओं का। लेकिन समाज उन्हें किस तरह से तिरस्कृत किए हुए है सदियों से सदियों तक, उसी को यह पूरी लाइन, एक लाइन बयान करती है। दूसरा बात, 9वां वक्तव्य है, नारी के संदर्भ में है कि नारी का स्वभाव कर्कश नहीं होनी चाहिए,
ये एक बालदेव है जो गांधीयन विचारधारा से प्रभावित है, और गांधी के जो विचार था उन्हीं को आके लेकर चलता है पूरे मैलांचल में। 10वां वक्तव्य है, भूख और बेबसी से छटपटा कर मरने से अच्छा है कि मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। ये प्रशांत चिट्ठी लिखता है अपनी प्रेमिका को। उस चिट्ठी के में जब लिखता है तो वो गांव के दशा के बारे में एक एक कैंडिडेट, एक एक चरित्र को वो के बारे में लिखता है कि वो किस तरह टाइप का था, वो किस समस्या से जूझ रहा था, किस समस्या से जूझ रहा था। तो उसी में लास्ट में कहता है कि इतनी भूखमरी और जहालत है, बेबसी है कि इससे तो बेहतर है, उन भूखमरी से मरने से अच्छा है कि वो मलेरिया से एक्सपायर हो जाती है तो बेहतर होता। तो निष्कर्ष दे रहा था। ये 10 स्टेटमेंट है जो पूछना चाहेगा तो शायद पूछ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि क्या एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है। जो महत्वपूर्ण लगा मुझे कि हाँ ये पूछा जा सकता है, तो मैंने इसे वीडियो में रखने की कोशिश की है। 5-6 और वक्तव्य होंगे जो शायद काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे वो, क्योंकि वो लास्ट अभी इसे बनाना है और लास्ट के ही 2-4-10 जो चैप्टर हैं उसमें है मैलांचल के, तो शायद वहाँ पे और अच्छे स्टेटमेंट होंगे, तो उसको अगली वीडियो में आप लोगों को सामने रख दूँगा। आशा करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो वीडियो है आप लोगों के काम आएगी।